हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। टुडे वी स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। दिस इज द वॉल्यूम नंबर 2 जो आपके एग्जाम में 12 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में वॉल्यूम 1 को कवर किया था, जिसमें हमने पार्टनरशिप के चारों चैप्टर को कवर किया है, उनका क्विक रिवीजन किया है और उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से वीडियोस देखी होंगी और उनसे सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। क्लियर है? चलिए हम करते हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा वॉल्यूम 2 का है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी क्या होता है, कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इशू करते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं शेयर्स के कंपनी में, ये सब कुछ हम आज सीखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ कंपनी? फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको कौन क्रिएट करता है? क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है विद द परपेचुअल सक्सेशन। सब परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी कभी भी डाई नहीं होती है। एंड अ कॉमन सील। ये 5 फीचर्स भी हैं इसके, आप मान सकते हैं 5 फीचर्स हैं इसके। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेकेंड इज क्रिएटेड बाय लॉ, थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन और फिफ्थ इज कॉमन सील। आपकी इन्हीं पॉइंट से मिलाकर एक डेफिनेशन बनती है कंपनी की। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी, पॉइंट नंबर 2। काइंड्स ऑफ कंपनीज कितने काइंड्स की होती हैं? 3 काइंड्स की होती हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, सेकेंड इज पब्लिक कंपनी, थर्ड इज 1 पर्सन कंपनी। आपको नाम से पता चल रहा है प्राइवेट है तो किसी की प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक सभी के लिए है, पब्लिक के लिए 1 पर्सन कंपनी 1 पर्सन कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन होगा। क्लियर? आगे देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपके एग्जाम में अब जो टर्म 1 आने वाले हैं उसमें अगर उन्होंने कहा एज पर सेक्शन दिस और कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको किस तरीके से बताना है कौन सी कंपनी इसमें डिफाइन की गई थी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी कंपनी इसमें होती है। चलिए, तो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 68। ये जो इस तरीके से लिखा होता है ना 2, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट वाले को बोलते हैं हम सबसेक्शन एज पर लॉ लैंग्वेज। चलिए ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में बताया गया है प्राइवेट कंपनीज 1 विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल वो होगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब की गई होगी किसमें, जो आपके वो हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब की गई होगी वो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी। क्लियर है? रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर इट्स ट्रांसफर। ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक में अपने शेयर्स आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन ये तो प्राइवेट है तो इसमें आप सबको नहीं दे सकते। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, रोक लगा दी गई है। एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू 200। 1 कंपनी को छोड़कर जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उसमें मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं और मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 2 और मोर पर्सन। इफ एनी शेयर इज हेल्ड जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्सन दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। ठीक है। प्रोहिबिशन एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, जो भी आप पब्लिक को इन्विटेशन कर रहे हैं उस पर रोक लगाई गई है। प्रोहिबिशन है टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, कि आप कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी कभी भी किसी चीज़ को इन्वाइट नहीं कर सकती, इन्विटेशन नहीं दे सकती, मतलब अपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द प्राइवेट लिमिटेड। हमेशा आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के आगे पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? कंपनी नंबर 2, दिस इज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी है, सभी इसमें लोग शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। जो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 बताता है किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो ये चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रही है तो वो पब्लिक कंपनी है। हैज़ मिनिमम कैपिटल में प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो आपकी मिनिमम कैपिटल होगी वो आपकी प्रिस्क्राइब की गई होगी किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में।
is a private company being a subsidiary of a company which is not a private company. The name of public company ends with the word limited. आप only limited word लिखा है, जैसे कि मेरी कंपनी है पूर्णिमा लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी, और मेरी कंपनी का नाम है पूर्णिमा प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो मिनिमम मेंबर्स हमारे होते हैं 7 और मैक्सिमम होते हैं इन्फिनिटी. ठीक है, ये इन्फिनिटी का सिंबल है. आपके अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए. One person company. What is a one person company? As per section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013 defines one person company as a company which has only one person as a member, जिसमें एक ही person होगा member. It is a company incorporated as a private company which has only one member. वन पर्सन कंपनी. अब सब लोगों को ये लगता था कि कोई एक पर्सन है, चलो वो ज़्यादा लोग नहीं हो सकते क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करेंगे. आपने 11th में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्या वो वन पर्सन जो है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकता है? तो कंपनीज एक्ट में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, उसमें कहा वन पर्सन कंपनी भी बना सकता है. चलिए, तो ये हो गई हमारी वन पर्सन कंपनी. तो काइंड्स ऑफ कंपनी हमने पढ़े, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द शेयर्स? द कंपनी ऑफ अ कैपिटल. द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी कैपिटल है, इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स. जैसे कंपनी के पास 1 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, उसको आप स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड शेयर्स. ईच ऑफ दी स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज अ शेयर. ईच शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू विच में बी 1 और 2 और 5 और 10 और एनी अमाउंट. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो आपकी स्मॉल यूनिट होगी इज कॉल्ड अ शेयर. ईच शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू. हर एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? फेस वैल्यू विच में भी 1 और 2 और 5 और 10 और एनी अमाउंट, कुछ भी हो सकती है आपके शेयर की वैल्यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ शेयर. शेयर का नेचर किस तरह का होता है? एज पर सेक्शन 44, जो सेक्शन है आपका 44 किसका? कंपनीज एक्ट 2013. शेयर और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the article of company. आर्टिकल्स कंपनी की 3 मेन बुक्स होती हैं. फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज प्रोस्पेक्टस. क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है आपका 1930, उसमें बताया गया था गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम. ऑक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स नहीं है, मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, इनको छोड़कर. सो ऑन द बेस ऑफ अबव 2 definitions इट कैन बी कंक्लूडेड दैट शेयर्स आर बेसिकली गुड्स विच कैन बी बॉट, सोल्ड और गिफ्टेड, जिनको आप सोल्ड, बॉट और गिफ्ट कर सकते हैं. व्हाट इज शेयर कैपिटल? इट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज प्रेजेंटेड बाय द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर. शेयर कैपिटल वो होती है जो कि आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल थी. जैसे कि यहाँ पर बताया गया था 10 लाख की आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है, तो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होगी, नॉमिनल वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं. क्लियर है इतना? ठीक है. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज रिप्रेजेंट बाय द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर विच इट हैज़ इशूड, जो उन्होंने इशू किया है. इतना क्लियर हो चुका है आपको? फर्स्ट इज कंपनी, सेकेंड इज काइंड्स ऑफ कंपनी, थर्ड इज शेयर्स, फोर्थ इज नेचर ऑफ शेयर्स, फिफ्थ इज शेयर कैपिटल. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब हम शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज, अगर हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेयर कैपिटल को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल. अब ऑथराइज कैपिटल वो होता है जो कंपनी की जितनी शेयर कैपिटल है, ठीक है, जितनी बनाई गई है, उसके बाद कितना आपने इशू किया है, इशू करने के बाद सब्सक्राइब, लोगों ने कितना आपका सब्सक्राइब कैपिटल कर लिया है. अब सब्सक्राइब में 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. कुछ लोग ऐसे होते हैं जितने लेते हैं सारी पेमेंट कर देते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई कॉल या कुछ भी अमाउंट वो पे नहीं कर पाते हैं. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. क्लियर है इतना? नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल. व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? इट इज दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल. ये रिजर्व कैपिटल जो होता है ये अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का पार्ट होता है. विच शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अनकॉल्ड कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप. फिर आप इसको कॉल कर सकते हो कब? जब आपकी कंपनी बंद हो रही होगी. व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? इट इज़ द रिजर्व विच इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन. ये फ्री नहीं होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के. अब आपके लिए इसे एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का असर्शन रीजनिंग आ सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए.
इट इज़ द रिजर्व विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। डिविडेंड कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री नहीं होते हैं। क्या चीज़? कैपिटल रिजर्व। इट इज़ मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना ज़रूरी है, आपके लिए मैंडेटरी होगा ये। कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी, रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिजर्व आप क्रिएट करते हो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, उसको आप अवेलेबल नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इन सब से आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज आर कैपिटल प्रॉफिट्स। ओके, और कैपिटल प्रॉफिट से आप क्या बनाएंगे? कैपिटल रिजर्व क्रिएट करेंगे, वो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। क्लासेस और काइंड्स ऑफ शेयर, हम देख रहे हैं कितने काइंड्स के शेयर्स होते हैं। शेयर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स, जिनको टू राइट्स होते हैं। ये टू राइट्स ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड का फिक्स परसेंटेज से राइट होगा। सेकंड इज जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स का पहले होता है। चलो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस राइट टू ऑफ डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स परसेंटेज पहले ही डिसाइड हो जाता है। और एन अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन अ फिक्स्ड रेट विच में बी ईदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो रही होगी ऑफ द कंपनी बिफोर दैट। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। दस दिस शेयर डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, इन पर कोई भी प्रेफरेंशियल राइट कैरी नहीं होता है। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, इक्विटी शेयर इज वन विच इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, इनको जो डिविडेंड दिया जाएगा एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज सेटिस्फाइड। जब आपके प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट हो जाएगी डिविडेंड की और कैपिटल की रीपेमेंट हो जाएगी, तब इक्विटी शेयर्स को मिलेगा जो भी बचेगा आपके पास। क्लियर है इतना? चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। क्या प्रेजेंटेशन होगी कंपनी की बैलेंस शीट की? एज पर शेड्यूल 3, ये आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर कैपिटल इज टू बी डिस्क्लोज इन अ कंपनीज बैलेंस शीट ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड इन द फॉलोइंग मैनर। ये आपने पार्ट वॉल्यूम 3 में भी पढ़ा होगा, उसमें भी हम करेंगे रिवीजन और उसमें आपको पता चल जाएगा। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्मेट बताया गया है किसका? बैलेंस शीट का, कंपनी की बैलेंस शीट का। और उसमें हम शेयर कैपिटल को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? इन द हेड सब हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो देखिए आगे फॉर्मेट बताया गया है आपको। बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज नॉट 1 करंट ईयर प्रीवियस ईयर। उसके बाद शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका पार्ट आएगा शेयर कैपिटल। एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट परटेनिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड नोट नंबर बी पुट अगेंस्ट द आइटम इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर करेंगे ये आपको ट्रांसफर करनी है एज पर नोट्स टू अकाउंट्स। पहले आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं? शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, पहले कितने शेयर्स हैं, कितने रुपए गए क्या, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल के 2 कॉलम, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। नॉट फुल्ली पेड में कितने शेयर्स थे, कितने के थे, किसने पैसे नहीं दिए, और कुछ फॉरफिटेड अमाउंट है जो वापस आ चुकी है। ठीक है, तो उसका टोटल ये आपका शेयर कैपिटल। तीनों को ऐड नहीं करना, जिनकी डबल अंडरलाइन है नीचे वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इनका आप सब टोटल करके ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये आप हमने किया अभी 6 पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, कितने तरह के शेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अभी शेयर किस तरीके से इशू होते हैं? शेयर 2 तरीके से इशू होता है, पार और प्रीमियम। ठीक है, 10 रुपीज़ का शेयर है, अगर उसको हमने 10 में ही इशू किया दिस इज कॉल्ड पार। अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, हमने उसको 12 रुपीज़ में इशू किया दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। एक्स्ट्रा अमाउंट जितनी होगी वो हमारा प्रीमियम होगा। इशू ऑफ शेयर एट पार, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, जब आप उसकी फेस वैल्यू पर इशू करेंगे, आर द शेयर आर सेड टू हैव बीन इशूड एट पार, उसको हम पार बोलेंगे। दैट इज इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू आर सेम। इशू प्राइस और फेस वैल्यू जो है शेयर्स की वो सेम होगी।
नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ वैल्यू दैट इज हायर देन द फेस वैल्यू, जब आपकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है ऑफ द शेयर आर सेड टू हैव बीन इशूड एट अ प्रीमियम, उसको आप बोलेंगे शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो यहाँ पर लिखा है इशू प्राइस जो है ज़्यादा होगा किससे? फेस वैल्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब हम कैश में जब शेयर इशू करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर शेयर इशू कैन बी डिस्कस अंडर 2 हेड्स। इसको 2 हेड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अमाउंट पेबल इन लमसम। लमसम मतलब एक साथ आपकी सारी पेमेंट आ गई हैं, ठीक है। जैसे कि 10 रुपये का एक 10 रुपीज़ का एक शेयर था, 1000 शेयर्स लिए किसी ने, 1000 × 10 10,000 उन्होंने एक साथ पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट इज शेयर पेबल इन अ इंस्टॉलमेंट। आपके जो शेयर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट में पे हो रहे हैं, तो वो हमारे इंस्टॉलमेंट है, यानी कि किश्त आ रही है हमारे पास। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लमसम वाला केस। फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो आपकी मनी रिसीव्ड हुई है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब सारे आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सारा पैसा जो है एप्लीकेशन वाला कैपिटल का है, तो उसको आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इन केस ऑफ पार, इन केस ऑफ प्रीमियम सारे पैसे एक साथ आ जाता है, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वैल्यू जैसे कि 12 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयर पेबल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आपने एप्लीकेशन में रिसीव किया तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर इसको अलॉट कर देंगे शेयर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मेकिंग ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो पार पर है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ऑन रिसिप्ट अलॉटमेंट मनी, अब रिसीव कर लेंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर ड्यू करेंगे कॉल्स, शेयर कॉल्स टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करेंगे तो बैंक टू शेयर कॉल। अब ये कॉल फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, फाइनल हो सकती है, तो इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कितने इशू करने की टर्म्स थी, पार और प्रीमियम, फिर कैश पर इशू किए करेंगे तो उसमें लमसम है और एक इंस्टॉलमेंट वाला केस है, ये हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब शेयर्स, अब जब हम इशू करते हैं शेयर्स तो उसमें सब्सक्रिप्शन आते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब जब लोग आपके शेयर्स परचेज कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उसमें कुछ होता है फुल, यानी कि मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए, लोगों ने 10,000 ही शेयर्स परचेज कर लिए। फुल ओवर, मैंने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, 12,000 15,000, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मैंने 10,000 शेयर इशू किए थे लेकिन लोगों ने कम लिए हैं, 9,000 8,000 मेरे पर शेयर सेल हो पाए हैं, तो ये हो गए अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 3 तरह का सब्सक्रिप्शन है, फुल्ली, ओवर और अंडर। चलिए पढ़ते हैं फुल्ली सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, जितने हमने ऑफर करे थे सब्सक्रिप्शन के लिए उसके बराबर ही लोगों ने ले लिए। द शेयर आर सेड टू बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इसको बोलते हैं हम फुल्ली सब्सक्राइब शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, जब आपने शेयर जितने अप्लाई करे थे उससे ज़्यादा लोगों ने लिए हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। द शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। इसके अब ट्रीटमेंट 3 होते हैं। अब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई ना हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन फुल। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल। आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव हैं उसका करने के लिए। फर्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। मैंने 10,000 शेयर इशू किए थे, लोगों ने 12,000 की एप्लीकेशन मुझे दे दी। अब मैं तो शेयर अलॉट कर सकती हूँ ओनली 10,000, तो मैंने क्या किया, 2,000 जो एक्स्ट्रा थे उनको रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। फर्स्ट केस इज रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इज पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब होता है जैसे किसी ने 1,000 शेयर्स मुझसे मांगे हैं तो मैंने उसको 800 दे दिए, किसी ने मुझसे 2,000 शेयर्स मांगे, मैंने उसको 1,500 दे दिए। क्यों? क्योंकि मैं तो 10,000 नहीं अलॉट कर सकती हूँ, है ना, लेकिन लोगों की एप्लीकेशन आई थी 12,000। जिस तरीके से हमारे पास कोई चीज़ होती है कम लेकिन लोग हैं ज़्यादा, तो हम उसको ज़्यादा ना देके कम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उतना ही देना है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हमें उतनी अमाउंट में करना है, तो हमने वो कम दे दिए। मैंने किसी भी अपने शेयर होल्डर को डिसअपॉइंट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल और प्रोराटा। अब आप पूछेंगे कि ये 1,000 शेयर्स पर उन्होंने एप्लीकेशन दी थी लेकिन आपने दिए हैं शेयर उनको 800, तो इसका जो एक्सेस 200 शेयर का एक्सेस होगा एप्लीकेशन मनी का, वो हम उसके आने वाली कॉल पर एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है।
कॉम्बिनेशन प्रोराटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन। अब क्या हुआ यहाँ पर कंबाइन हो गया किसका, रिजेक्शन का भी और प्रोराटा का भी। इट मीन्स मेरे पास 10,000 शेयर्स थे लेकिन एप्लीकेशन है 12,000, इसमें से 1,000 तो मैंने वापस ही कर दी, बिल्कुल ही मना कर दिया उनको कि मैं आपको अलॉट नहीं कर सकती हूँ, और 1,000 का प्रोराटा पर अलॉटमेंट कर दिया कम देकर। क्लियर है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन, देखिए यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर मोर देन था, यहाँ पर लेस देन था। नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, द शेयर आर सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब एज पर सेबी गाइडलाइंस। सेबी गाइडलाइंस ने क्या कहा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%। आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइंस। ऑफ इशू शेयर्स शुड बी रिसीव बाय द कंपनी ओनली देन इट कैन प्रोसीड विद अलॉटमेंट, तभी आप उसका प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज़ कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर जब हम अपने शेयर होल्डर से कॉल्स करते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या अलॉटमेंट, कोई भी चीज़ मांग रहे होते हैं, बट किसी शेयर होल्डर पर पैसे नहीं थे उस टाइम पर, तो वो पे नहीं कर पाए, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एडवांस, मैंने अभी एप्लीकेशन मांगी थी, तो कोई शेयर होल्डर पर बहुत सारे पैसे थे, उसने अलॉटमेंट के भी, फर्स्ट कॉल के भी और फाइनल कॉल के भी, इन तीनों के सारे एक साथ दे दिए, या फिर इन दोनों के अलॉटमेंट पर दे दिए, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। अभी मैंने कॉल नहीं मांगी लेकिन पहले ही मेरे पास पेमेंट आ गई है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन वन और मोर शेयर होल्डर, जब एक और एक से ज़्यादा शेयर होल्डर फेल टू पे हिज ड्यूज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और कॉल, या तो वो अलॉटमेंट नहीं दे पाते, कॉल्स नहीं दे पाते, इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। टेबल एफ, इसके लिए कौन सी टेबल आई है, टेबल एफ, ये आपसे एमसीक्यू में, अदर्शन रीजनिंग में पूछी जा सकती है, तो टेबल एफ याद रखिएगा किसकी है, कॉल्स इन एरियर्स की। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 10% पर एनम। कॉल्स इन एडवांस, द पार्ट ऑफ द होल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर before the calls in made is called calls in advance. This amount is shown on the liability side. ये calls in advance है, जब कोई हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो इसको शो करते हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट एज अ सेपरेट आइटम अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल, बट इट इज़ नॉट एडेड द अमाउंट ऑफ पेड ऑफ कैपिटल, बट इसको ऐड नहीं करते पेड ऑफ कैपिटल में। टेबल एफ इसकी है, ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12%। कॉल्स इन एरर पर इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट कितना होगा, 12% एज पर कंपनी एक्ट 2013। अब हम शेयर इशू कर रहे हैं कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, यानी कि अब हमारे पास कैश नहीं आएगा, कोई और चीज़ आएगी, जैसे कि असेट या बिजनेस। अब वेंडर, वेंडर कौन होता है, वेंडर किसको बोलते हैं हम, सेलर को वेंडर बोलते हैं। तो अब हमने या तो एसेट परचेज किया, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और इनकेस बिजनेस परचेज किया तो सन्ड्री एसेट्स, बिजनेस की सारी एसेट्स हमारी, बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज़ हमारी। बिजनेस कितने का परचेज किया, वेंडर। अब डेबिट क्रेडिट आप इक्वल करेंगे, अगर डेबिट साइड कम है तो ये गुडविल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों में से कोई भी एक बैलेंसिंग फिगर होगा। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, ये चीज़ पूछी जा सकती है। वेंडर इज क्रेडिटेड विद परचेज कंसिडरेशन पेबल टू हिम, यहाँ पे लिखा है ना, वेंडर क्रेडिट होगा जितना आपने परचेज कंसिडरेशन दिया है। ये दोनों चीज़ बताई गई हैं, अगर ये ज़्यादा है तो ये आएगा, ये ज़्यादा है तो ये आएगा। इशू ऑफ शेयर्स पार पर वेंडर टू शेयर कैपिटल, ये आपका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ शेयर इशूड अमाउंट पेबल, यानी कि वेंडर को जितनी अमाउंट पे कर रहे थे, जैसे सपोज कीजिए 10 लाख और 10 रुपीज़ का एक शेयर था, पार पर है तो 1 लाख आपका शेयर्स आ जाएंगे। ये इज़ दैट ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप प्रीमियम पर करते हैं या शेयर इशू, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इशू करेंगे। अब यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू जितना आप अमाउंट पे कर रहे हैं वेंडर को, प्लस में इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इट मीन्स 12, 12.5, 11, जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं हम शेयर्स, तो प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, अदर्शन रीजनिंग के लिए। तो देखते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट, इन तीनों ऑप्शन में से अगर लिखा हो ऑप्शंस में तो आप इन तीनों में से किसी को भी डेबिट कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा तो ऑल ऑफ दीज को भी टिक कर सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी, फॉर्मेशन एक्सपेंस डेबिट टू शेयर कैपिटल, इन केस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अब आता है अंडर राइटर्स को आप शेयर इशू करेंगे। अंडर राइटर्स को शेयर इशू करेंगे तो क्या आएगा उसमें, मेकिंग अंडर राइटर एक्सपेंसेस ड्यू। अंडर राइटर कौन होते हैं, मैं एक कंपनी हूँ और ये मैंने लोगों को रखा हुआ है, ये शेयर मेरे इशू कराते हैं, ठीक है, मेरे अंडर राइटर्स हैं। लेकिन अंडर राइटर्स वो होते हैं, मेरी कंपनी के शेयर इशू करने थे कितने, 10 लाख, तो मैंने इन सबको बांट दिए, मैंने कहा मेरी कंपनी के शेयर इशू करके आओ। लेकिन अगर ये सारे इशू नहीं कर पाए तो ये जिसने जितने शेयर लिए हैं वो उन्हीं को लेने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स के एक्सपेंस, अंडर राइटर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। इशू शेयर टू अंडर राइटर्स, कितने शेयर आप इशू करेंगे अंडर राइटर को, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जो लोग जितने शेयर इन्होंने इशू करा दिए पब्लिक में तो ठीक है, लेकिन जितने नहीं करा पाए तो वो इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। ट्रांसफरिंग इन राइटिंग कमीशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये आप कमीशन किसको दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के लिए तो लॉस है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन एक्सपेंसेस अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब ये फॉरफीचर क्या हो रहा है, पीछे आपने देखा मैंने आपको बताया कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्यों था, क्योंकि जब लोग शेयर्स की पेमेंट नहीं कर पाए थे, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। अब कंपनी उनसे मांगी जा रही है पैसे, अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया। अब कंपनी ने सोचा कब तक हम मांगते रहेंगे, उन्होंने उनके शेयर छीन लिए, वापस से जब्त कर लिए, यानी कि अपने शेयर्स वापस ले लिए। दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड सीजर मतलब वापस लेना, छीन लेना, ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर हुज शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाएंगे। क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच इज वर इशूड एट पार, जिनको आपने पार पर इशू किया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कॉल्ड अप वैल्यू, जितने पैसे आपने अभी तक मांगे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन मांगा था, अलॉटमेंट मांगा था, फर्स्ट कॉल मांगा था, लेकिन फाइनल कॉल मांगने से पहले ही आपने उसको शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फाइनल कॉल की वैल्यू नहीं आएगी, वहाँ तक लेंगे जहाँ तक आपने शेयर्स कॉल किया अमाउंट। अलॉटमेंट जो रिसीव नहीं किया, शेयर कॉल जो रिसीव नहीं किया, फॉरफिटर जो आपका अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है। इन दोनों को मिलाकर आप कॉल्स इन एरर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फॉरफीचर शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू किए थे। प्रीमियम के दो केस आते हैं, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो कंपनी का लॉस है। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो सेम इसको ट्रीट करेंगे पार के जैसे, किसके जैसे, पार के जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे ये वाली एंट्री थी। प्रीमियम उसको हटा देंगे क्योंकि प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट था। आगे आता है प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो पेमेंट नहीं आई है, फॉरफीचर जो आपकी पेमेंट आ चुकी है। अब रीइशू करेंगे फॉरफिटेड शेयर को। रीइशू मतलब अब ये जो शेयर हमने जब्त किए थे, छीन लिए थे, इनको वापस हम इशू कर सकते हैं ना, कंपनी कब तक अपना लॉस रखेगी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, चलो ठीक है वापस से रीइशू कर देते हैं दोबारा, री मतलब दोबारा। The directors can either cancel or reissue of forfeited shares. Shares forfeit can be reissued at par, at premium or at discount. रीइशू जो होता है वो डिस्काउंट पर भी हो सकता है, बट फ्रेश इशू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर पार पर इशू करता है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर फॉरफिटेड वैल्यू थी डिस्काउंट वाली, जितना आप डिस्काउंट दे सकते हैं। प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है फॉरफिटर अकाउंट में जो आया था, फॉरफिटर मतलब होता है जो पैसा आपको रिसीव हो चुका था, वो आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए यहाँ पर एक चीज़ थी, कुछ पैसा आप रिसीव कर चुके थे और इस पैसे को आपने वापस यूज़ किया था किसके लिए, डिस्काउंट देने के लिए। तो अगर आपने वहाँ पर 4 रुपीज़ रिसीव किया, यहाँ पर 3 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 1 रुपीज़ आपका जितना पड़ा है वो आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इज़ दैट ओके। चलिए सेकेंड लास्ट पॉइंट है, खत्म करते हैं वीडियो को जल्दी से। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP। ये थ्योरी इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपके जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, उनको आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, इट इज़ अ प्लान वेयर एन ऑप्शन इज गिवन बाय द कंपनी। ये एक प्लान है जो कंपनी देती है किसको, टू इट्स होल टाइम डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, टू परचेज एंड एक्वायर ऑफ अ फ्यूचर डेट ऑफ a specified number of share at a predetermined price which is usually lower than the market price। ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी के शेयर होल्डर है। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कहा, ये कंपनी के पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब पहले से जो थी। कंपनी ने कहा ठीक है फ्यूचर में आप 10 साल बाद 5 साल बाद मेरी कंपनी के शेयर ले लेना इस प्राइस पर, ठीक है। अब फ्यूचर में जब वो टाइम आएगा तब पता नहीं उस शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन ये बात फैक्ट है कि वो मार्केट प्राइस से कम ही होगी,
वैल्यू, क्योंकि आज जो प्राइस डिसाइड हो गए हैं उसी प्राइस पर फ्यूचर में ये इनको वो शेयर्स इशू कर देगी। दिस इज कॉल्ड ईसॉप, क्योंकि ये ऑप्शन होता है एम्प्लॉयज़ के पास। नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगे, एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हैबिट टू शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये ऑप्शन है ना उनके पास अभी। द अबव एंट्री इज पास फॉर ईच ईयर ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, जब तक वो वेस्टिंग पीरियड नहीं आ जाता, मतलब जहाँ पर उन्हें लेने हैं, तब तक ये एंट्री हर साल आप पास करते रहेंगे। एट द टाइम ऑफ ऑप्शन बीइंग एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय, when all the employees exercise the option in full, bank account habit to bank account habit, share option outstanding account habit to share capital to security premium reserve। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं when all the employees have not exercised the option and the option have expired, यहाँ पर ले लिया ऑप्शन लेकिन यहाँ पे एक्सपायर हो गया, तो बैंक अकाउंट हैबिट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हैबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी रिजर्व टू जनरल रिजर्व, जो आपका बैलेंस बचेगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जल्दी से। ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, अब आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेटमेंट पीएनएल टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है। लास्ट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, 6 टर्म्स हैं 1 मार्कर के लिए आपके लिए ज़रूरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, इट मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन प्राइवेटली, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप में ऑफ पर्सन प्राइवेटली एंड नॉट अ टू पब्लिक, जो पर्सन प्राइवेटली है उनको पब्लिक में नहीं करेंगे। इन जनरल इट इज़ जनरली मेड बाय प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी, कौन करेगा, प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज करेंगी। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट रूट अ स्पेशल रिजोल्यूशन टू दिस अफेक्ट शुड बी पास, अगर ये कुछ कर रहे होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू तो उसको क्या करना है पड़ता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। ऑल सेबी गाइडलाइंस कंसर्निंग प्रेफरेंशियल इशूज आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एज वेल। Next is preferential allotment. Preferential allotment is one that is made at a predetermined price. पहले से जो आपने डिटरमाइन कर लिए हैं प्राइस, उसी पे आपको अलॉटमेंट करना होगा टू द प्री आइडेंटिफाइड पीपल, जो पहले से आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं किसको आप देने वाले हैं, who are interested in taking a strategic stake in the company such as promoters, ventures capitalists, financial institution, buyers of a company's producer products or its suppliers। व्हाट इज स्वैट इक्विटी शेयर, स्वैट इक्विटी शेयर अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, इसको आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द एक्सप्रेशन स्वैट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट। ठीक है, a company may issue sweat equity shares of class already issued by passing a special resolution specifying the number of shares, their current market price, consideration and the class or classes of directors or employees to whom such are to be issued, जिनको पहले से कुछ हमने इशू कर रखा है। A period of 1 year have elapsed मतलब खत्म होना, since the date of company has commenced business, the company is also required to meet the regulations of SEBI। सेबी की फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम आई है कुछ। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम मीन्स अ स्कीम अंडर विच द कंपनी ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज। इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशू अंडर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, अगर हम ये करते हैं इशू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज पास की, जनरल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट हैबिट, कुछ आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी रिजर्व। ठीक है, व्हाट इज राइट इशू, ये पूछे जा सकते हैं। राइट इशू असर्शन रीजनिंग के लिए बाय बैक ऑफ शेयर्स। राइट इशू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 62, जो आपके पुराने शेयर होल्डर हैं अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव अ राइट टू सब्सक्राइब टू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, उनको राइट है सब्सक्राइब करने का फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल मेड बाय द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब जो उन्होंने पहले से शेयर ले रखे हैं उनके कुछ प्रोपोर्शन में वो नए शेयर इशू कर सकते हैं। द मे सब्सक्राइब टू द ऑफर इन फुल और पार्ट ऑफ, मे रिजेक्ट इट और मे रिनाउंस द राइट। Alternatively, the company may seek their approval through passing a special resolution to offer the fresh issue to the public in general। बायबैक ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है, प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करते हैं। द टर्म बायबैक ऑफ शेयर्स इम्प्लाइज दैट एक्ट ऑफ द परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी, कंपनी अपने शेयर को वापस से परचेज करती है। सोर्स ऑफ फंड फॉर बायबैक आर, कौन कौन से सोर्स यूज़ करेगी बायबैक करने के लिए, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट एंड द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज, कुछ इनका यूज
करेगी। तो देखिए आज हमने पूरा कंपनी जो था शो ऑफ शेयर्स उसका पूरा रिवीजन किया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिए और ऐसे ही आप मेरे से कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।